Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. And as you know guys, we have completed chapter number 3 in previous class. Now we are going to start this class with the chapter number 4, which is motion and force. Alright, so the part of motion we have completed and we have discussed in previous classes in chapter number 3. Now we are going to start this chapter with the topic of force. Now first write down the heading of force and start writing the definition of force. Alright, तो पहले तो फोर्स की हेडिंग डालें और फोर्स की डेफिनेशन लिखें, फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली फोर्स है क्या. देखिए अगर सिंपल फोर्स को स्टडी करते हैं, सिंपल फोर्स के बारे में जो है पढ़ते हैं. फोर्स क्या है, सिंपल अगर वर्ड में बात करेंगे पुश और पुल, ठीक है. और अगर सिंप्लीफाई करें कि भाई फोर्स वो प्रॉपर्टी जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे, ठीक है. तो स्टेट को चेंज कर दे मीन्स जो किसी बॉडी, कोई बॉडी मोशन में तो उसको रेस्ट में ले आए, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उसको मोशन में कन्वर्ट कर दे, वो एजेंट, वो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहलाती है, फोर्स. तो जल्दी से पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर हम जो है इसको मज़ीद सही से एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, तो फोर्स की सबसे पहले डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें. इट इज़ एन एजेंट which produce or tends to produce, it is an agent which produce or tends to produce or stop the motion of a body. It is an agent which produce or tends to produce or stop the motion of a body. मतलब जो किसी बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस कर दे, बॉडी को, अगर बॉडी मोशन में तो उसको रेस्ट में ले आए, उस एजेंट को, उस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम बेसिकली फोर्स का नाम देते हैं. तो फोर्स किस बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा है, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. मतलब कोई बॉडी रेस्ट में, ठीक है, आपने फोर्स लगाई, ठीक है, तो वो मोशन में आ गई. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेते हैं डस्टर की, कि ये बॉडी जो है वो रखी हुई है सरफेस पे, आपने रेस्ट में, आपने जो है वो एक जो है फोर्स अप्लाई की, बॉडी मोशन में आ गई, बॉडी मूव करते हुए आगे चली गई, ठीक है. तो अब क्या है कि जब कोई बॉडी, मतलब कोई चीज़ किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर रही है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी बेसिकली फोर्स कहलाती है, ठीक है. जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे, स्टेट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन मीन्स मोशन में है तो रेस्ट में ले आए. मतलब कोई बॉडी मूव करते हुए आ रही थी, आपने जो है फोर्स अप्लाई की, उसको रोक लिया, ठीक है. अक्सर कभी आपने देखा होगा कि ऑब्ज़र्व किया कि शाम में अब्बा जी ऑफिस से आए थके हुए, चीज़ लेने जानी है, तो अब्बा जी के पीछे लग गए कि भाई हमें ये दिला के लेके आए, ठीक है. मौसम अच्छा था, बाहर आइसक्रीम खाने जाना है, तो अब्बा जी टेंशन में चेंज करके आप लोगों को लेके गए और कार पार्क की और निकल के आइसक्रीम लेने के लिए जाने लगे. तो कार पीछे हल्की हल्की होती हुई मतलब होने लग गई. क्यों? क्योंकि टेंशन में, जल्दी में, बच्चों का ख्याल ज़्यादा था, हैंड ब्रेक खींचना भूल गए. तो अब क्या कि कार आहिस्ता आहिस्ता मूव करते पीछे जाने लग गई. तो 2-3 लोग जो साइड में खड़े होते हैं ऑटो रिक्शे वाले, तो उन्होंने जो है फोर्स लगाई और कार को रोका, ठीक है. इतनी देर में बजी ने देखा और आए, वो हैंड ब्रेक खींच दिया. तो क्या कि बॉडी मूव कर रही थी, मोशन में थी, पीछे से फोर्स लगाई और कार जो है वो रुक गई. तो वो चीज़ जो बॉडी को मोशन से, वहाँ कार मूव कर रही थी, मोशन में थी, क्या हुआ कि किससे बॉडी रेस्ट में आई, किससे बॉडी रुक गई, किससे कार रुक गई, फोर्स से. वो प्रॉपर्टी, वो एजेंट क्या है, फोर्स. तो वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, फोर्स कहलाती है, ठीक है. वो चीज़ क्या कहलाती है, फोर्स. तो फोर्स की डेफिनेशन आप लोग लिख चुके हैं. तो पूरे चैप्टर जो है वो अब इसके बारे में, अपने फोर्स के बारे में पढ़ना है. तो अब फोर्स की डेफिनेशन के बाद हेडिंग डाल दिएगा सिंबल की. तो अब हम लिखने जा रहे हैं फोर्स का सिंबल. देख लीजिएगा फोर्स का सिंबल क्या होता है. फोर्स का सिंबल क्या है, एफ, कैपिटल एफ, और उसके ऊपर एरोहेड. एरोहेड क्यों है? क्योंकि ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. वेक्टर क्वांटिटी मींस वो क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल है. तो फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होती है, इस वजह से आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स के सिंबल के बाद इसके ऐसे यूनिट के हेडिंग डाल के ऐसा यूनिट लिख लिएगा, और ऐसा यूनिट क्या है इसका, न्यूटन, ठीक है, कैपिटल एन. तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन. ऑलराइट,
तो फोर्स आपने डिस्कस कर ली, फोर्स का सिंबल डिस्कस कर लिया और फोर्स का यूनिट जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम चल रहे हैं फोर्स की टाइप्स पे। एक्चुअली टाइप्स प्रॉपर हम डिस्कस नहीं करते, अलग अलग करके उनको हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह फोर्स की एक टाइप जिसको हम कहते हैं कि नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, ये बेसिकली रिजल्ट है टू और मोर देन टू फोर्सेस का। तो आइए जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि नेट फोर्स क्या है और रिजल्टेंट फोर्स क्या है। ठीक है बेटे, तो हिंट डाल दिएगा, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स क्या है या रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एक ही बात है बेटे। नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स मींस नेट फोर्स और रिजल्टेंट, रिजल्ट से निकला है रिजल्टेंट, कि अगर किसी बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हों तो उनका रिजल्ट बेसिकली क्या कहलाता है, नेट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स, अगर किसी बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उनका रिजल्ट बेसिकली क्या कहलाता है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर डस्टर की एग्जांपल लेते हैं, इस पे पहले आपने फोर्स अप्लाई की 2 न्यूटन की, डस्टर मूव करते हुए ऐसा ऐसा आगे जा रहा है, फिर आपने 3 न्यूटन की और फोर्स अप्लाई कर दी, अब डस्टर मूव करते हुए और आगे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं बोलूं कि इस पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो पहले 2 न्यूटन की फिर 3 न्यूटन की और ऐड कर दी, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, 5 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस डस्टर पे टोटल फोर्स क्या लग रही थी, 5 न्यूटन। नेट फोर्स क्या लग रही थी, 5 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स क्या थी, 5 न्यूटन। तो अब बात समझ में आ गई कि किसी भी बॉडी की जो टोटल नेट फोर्स है जो बॉडी पे अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जो बॉडी पे अप्लाई हो रही है वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा, नेट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स आप ये कह सकते हैं वो फोर्स जिसकी वजह से मोशन हो रहा है वो फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है बेटे, तो बॉडी के बारे में मतलब सॉरी नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें। द रिजल्ट, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस, द रिजल्ट of 2 or more than 2 forces is called as net force or resultant force. The result of 2 or more than 2 forces is called as net force or resultant force. ठीक है बेटे, तो रिजल्ट और 2 और मोर देन 2 फोर्सेस इज कॉल्ड एज नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे आके अब नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन तो लिख ली, अब हम इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ रहे हैं। कुछ कंडीशन जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली फोर्सेस की कंडीशन है, और वो आपकी जो चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर एक टॉपिक है लाइक फोर्सेस, अनलाइक फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो वो टॉपिक भी यहाँ पे आपका जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन के अंदर हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर पैरेलल फोर्सेस होंगी, अनलाइक फोर्सेस होंगी, सिमिलर फोर्सेस होंगी, अगर वो किसी बॉडी पे अप्लाई हो रही हो तो उससे जो है वो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम थोड़ा सा और उनको डिटेल में यहीं स्टडी कर लेंगे। तो आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों का ये टॉपिक अभी कवर हो जाएगा, तो आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ज़रा देखिएगा नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या है। नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स की कुछ कंडीशन में पहली कंडीशन देखिएगा कि अगर कोई बॉडी है किसी सरफेस पे रखी हुई है, कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, उस पर आपने देखा कि एक फोर्स अप्लाई हो रही है F1 5 न्यूटन की, ठीक है, और एक और फोर्स जो है वो इस पर अप्लाई कर दी F2 4 न्यूटन की। ठीक है, पहले 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही थी, फिर आपने जो है वो एक और फोर्स अप्लाई कर दी 4 न्यूटन की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रखी हुई है किसी सरफेस पे और उस पर पैरेलल 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सिमिलर, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन क्या है, सिमिलर, और सिमिलर डायरेक्शन में 2 फोर्सेस किसी बॉडी पे अगर अप्लाई होंगी तो उससे क्या होगा, पहले बॉडी जो मूव करेगी वो 5 न्यूटन की फोर्स से मूव कर रही थी, अब टोटल फोर्स क्या हो गई, 5 + 4 9 न्यूटन की फोर्स से बॉडी जो है मूव करेगी, मतलब अब बॉडी और तेज जो है वो मूव करते हुए आगे जाएगी। अब ज़रा देखिएगा फोर्स का फॉर्मूला कि भाई नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का
कि अगर सिमिलर डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, अगर सिमिलर डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि उन फोर्सेस को ऐड करा देंगे, मतलब F1 प्लस F2 दोनों फोर्सेस को आपने यहाँ पे ऐड कराया और ऐड करा के आपके पास जो है रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, कैसे ज़रा देख लीजिएगा कि F1 आपके पास 5 और F2 4 दोनों को ऐड कराया तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 9 न्यूटन की आ गई। रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई? 9 न्यूटन की। ये तो आपके पास आ गई रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर दो फोर्सेस पैरेलल होंगी, सिमिलर होंगी, सिमिलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होंगी, पैरेलल फोर्सेस होंगी, तो उनके बिटवीन एंगल क्या होगा? उनके बिटवीन एंगल क्या होगा? अब सर देखिएगा, एंगल की जब बात करते हैं तो पूरे एक सर्कल का जो एंगल है वो आप लोगों को पता होगा, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। और सर्कल को अगर हाफ कर दें, सर्कल को अगर हाफ कर दें तो ये एंगल जो है क्या होगा बेटे? 180। ठीक है, इसको मज़ीद हाफ कर दें तो अब ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो सर्कल की बात हो रही थी, पूरा सर्कल जो है वो कितना होता है? 360। इसको हाफ कर दें तो ये एंगल कितना है? 180 और ये एंगल क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, और अगर मैं इसको कम करूं, यहाँ पे जो है 360 पे मैं पहले 80 पे लेके आया, फिर और 90 पे ले आया, और अगर मैं इसको कम करूं, यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है और कम करूं, एंगल यहाँ तक ले आऊं, तो ये एंगल की बात करूं तो कह सकते हैं ये एंगल क्या होगा? 45। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? 45। और इसको कम करूँ तो 30। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा, एंगल की जब बात हो रही है तो हमने देखा कि अगर पूरे सर्कल की बात करते हैं तो पूरा सर्कल जो है वो 360 उसका एंगल है, और हाफ कर लें अगर तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा? 180। इसको और मज़ीद हाफ करें तो अब ये आपके पास जो नज़र आ रहा होगा ये एंगल क्या होगा बेटा? 90। अब ये एंगल मैंने और इसको हाफ किया तो 45, और कम किया 30, और कम किया 20, 10, और अब जो है वो बिल्कुल मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, 45 पे आया, 45 से 30, 20, 10, और अब मैं अगर बिल्कुल इसको क्लोज़ कर दूं जिस तरह से मैंने इसको क्लोज़ किया तो अब इनके बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि तब दो कोई भी चीज़ है आपस में, दो लाइंस जब आपस में पैरेलल हो जाएंगी, दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो उनके बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा? 0। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी उनके बिटवीन एंगल क्या होगा? 0। अब वो पैरेलल हैं, ठीक है, अब उनके बिटवीन गैप हो नहीं हो, ठीक है, लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब उनके बिटवीन एंगल क्या होगा? 0। तो पैरेलल लाइंस के बिटवीन एंगल होता है 0। इसका मतलब यहाँ पे दो फोर्सेज जब पैरेलल अप्लाई होंगी, सिमिलर फोर्सेज होंगी, पैरेलल फोर्सेज होंगी, तो उनके बिटवीन अगर एंगल की बात करें बेटे, इनके बिटवीन अगर यहाँ पे हम एंगल की बात करें तो जो एंगल होगा इनके बिटवीन, याद रखिएगा एंगल क्या होगा? 0। ठीक है, तो MCQ के लिए पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, कि इफ़ टू पैरेलल फोर्सेज applying on a body then the angle between them is 0 डिग्री। ठीक है, 0 पे टिक करना होगा कि अगर कोई भी दो पैरेलल फोर्सेस किसी बॉडी पे अप्लाई हो रही होंगी तो उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा बेटा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो MCQ के लिए ये पॉइंट आ सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो एक तो हो गई आपके पास फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन में देखिएगा एक बॉडी की सरफेस पे रखी हुई है, यहाँ पे सिमिलर फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही थी। ठीक है, तो आपने जो है वो ऐड करा के बता दिया कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ गई 9 न्यूटन और उनके बिटवीन एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें कि कोई बॉडी सरफेस पे रखी हुई है और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, और दोनों जो है वो कितनी न्यूटन की फोर्सेस हैं? 5 न्यूटन की। मतलब दो सिमिलर फोर्सेस हैं लेकिन
ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अप्लाई हो रही हैं। जब दो सिमिलर फोर्सेज हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हों तब नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो बेटा याद रखिएगा, जब सिमिलर डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स, तो उसका फॉर्मूला ये है कि F1 और F2 को ऐड करा दें। जब डिसिमिलर डायरेक्शन में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है, वो फार्मूला अभी हमने पढ़ना है, तो इस वजह से पहले मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें यही फार्मूला यूज़ करते हैं, F = F1 + F2, यही फार्मूला यूज़ करते हैं, तो बेटे आपको एक्सिस और उनकी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए 4 एक्सिस हैं। एक आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस और उनकी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो F1 की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, टूवर्ड्स, F1 की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। F1 की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब F1 क्या है, पॉजिटिव। F2 की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो F2 की डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ कि F2 जो है वो आपके पास क्या है, -5 न्यूटन। F2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो वो फोर्स क्या कहलाती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से माइनस का साइन आ गया कि F2 की डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस थी और F1 की डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो F1 जो है +5, F2 क्या हो गया, -5। अब वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, F1 की जगह 5 आ जाएगा प्लस F2 की जगह आपके पास -5 आ जाएगा। सॉल्व करें तो 5 ± -5 कैंसिल होके नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो आपने देखा भी कि भाई अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी तो उनका रिजल्ट क्या आ गया, 0। रिजल्ट 0 कैसे आया, देखें कि अगर किसी बॉडी पे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, बॉडी है, यहाँ से आपने 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, यहाँ से 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, दोनों तरफ से क्या हो गया, बैलेंस, कि दोनों तरफ से बराबर की सिमिलर फोर्सेस लग रही हैं। बॉडी ना तो इस तरफ मूव करेगी ना इस तरफ मूव करेगी, बॉडी जो है स्टैटिक रहेगी, ठीक है। मतलब ये टेबल रखें, दो तरफ से जो है वो सिमिलर वेट के, ठीक है, सिमिलर एज के दो जो है वो आपने जो है लड़कों को खड़ा किया, दो बच्चों को खड़ा किया और एक टेबल पे बोला दोनों तरफ से जो है वो फोर्स लगाएं। अब जब दोनों एक तरफ से फोर्सेस लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और दोनों की सिमिलर एज ग्रुप के बच्चे हैं और दोनों का जो है मास और वेट जो है वो सेम है, तो जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से क्या होगा, टेबल मूव नहीं करेगी क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और सिमिलर फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो उनका नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0। तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स की मैंने एक और डेफिनेशन बताई थी कि नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स कि जो बॉडी मूव कर रही है, तो जिस फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है वो फोर्स कहलाती है नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे देखें बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई हो रही है लेकिन मोशन 0 है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। मतलब फोर्सेस अप्लाई हो रही है, 5 न्यूटन यहाँ से भी अप्लाई हो रही है, 5 न्यूटन दूसरी तरफ से भी, दोनों तरफ से 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन आपने देखा कि बॉडी जब मूव ही नहीं कर रही तो रिजल्टेंट क्या हो गया, फोर्स 0। फोर्स की रिजल्टेंट 0, इधर से भी 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन बराबर फोर्स है, रिजल्टेंट 0 हो गया, बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है बेटे। तो ये एक जो है वो आपने कंडीशन देखी। अब अगर यहाँ पे याद रखिएगा कि MCQ आ जाए कि इफ़ टू सिमिलर फोर्सेज आर अप्लाइंग ऑन अ बॉडी ऑन अपोजिट डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट विल बी, तो आपने किस पे टिक करना होगा, 0, ठीक है। तो अगर सिमिलर फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होंगी किसी बॉडी पे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटे, याद रखिएगा MCQ में 0। और अगर इनके बिटवीन एंगल की बात करें, अगर इनके बिटवीन ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस हैं, इनके बिटवीन एंगल की बात करें तो बेटे एंगल क्या होगा इनके बिटवीन, एंगल होगा इनके बिटवीन, अभी बताया था, ठीक है, इनके बिटवीन। अब एंगल क्या होगा बेटा, 180, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल है वो एंगल क्या है, 180। तो याद रखिएगा अगर पैरेलल फोर्सेस हैं तो एंगल 0 और ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस होंगी तो एंगल क्या हो जाएगा, 180। इफ़ टू ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ये MCQ के लिए पॉइंट याद रखिएगा। अब चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इफ़ टू ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द एंगल बिटवीन देम इज
180 डिग्री, 180 डिग्री पे आपने टिक करना होगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज हैं। सिमिलर फोर्सेज होंगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। ये भी पॉइंट MCQ के लिए याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। देखिएगा, एक बॉडी एक सरफेस पे रखी हुई है, देखिए F1 7 न्यूटन और दूसरी तरफ से फोर्स लग रही है F2 5 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो बेटे एक बात तो यहाँ पे तय है कि जब दो ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस होंगी तो उनके बिटवीन एंगल तो होगा 180, ठीक है। इनके बिटवीन एंगल क्या होगा, 180। अब नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करें, और नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेशन के लिए मैं एक छोटी सी चेंजेस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो। वो ये कि F1 को मैं कर रहा हूँ 5 न्यूटन और F2 को जो है वो 7 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का अगर यही फॉर्मूला यूज़ किया जो आपने पढ़ा कि F1 प्लस F2, तो F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 यही फॉर्मूला यूज़ करें तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स देखिएगा, F1 5 न्यूटन है, F2 7 न्यूटन है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है दो फोर्सेस लग रही हैं, तो अब बॉडी किस तरफ मूव करेगी, यहाँ से पहले जो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ से 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब देखें आपको सामने नज़र भी आ रहा है, इस तरफ से 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है, जो फोर्स किसकी तरफ जा रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। किस की तरफ जा रही है बेटे, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, 7 न्यूटन की, और ये फोर्स कम है 5 न्यूटन की। तो इसका मतलब बॉडी किस तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बॉडी मूव करेगी। तो कितनी न्यूटन से मूव करेगी, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा उसकी कैलकुलेशन, कितनी फोर्स लगेगी उस पर और उनकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी जब बॉडी मूव करेगी। तो देखिएगा कि अगर हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने बोला कि F2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस वजह से यहाँ पे 7 क्या हो गया, नेगेटिव, F2 माइनस 7। वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो F इक्वल्स टू F1 की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस F2 की जगह आ जाएगा -7, 5 प्लस माइनस माइनस -2 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं आंसर आ गया -2 न्यूटन। इसका मतलब ये है, माइनस का साइन जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव करेगी और नेट फोर्स जो है वो क्या आपके पास क्या आ गई 2। माइनस का साइन आ रहा है सिर्फ माइनस के साइन से बचने के लिए, क्योंकि आगे जाके आपको जो है वो फोर्स जो है वो उनकी वैल्यूज़ में नहीं गिवन होंगी, ठीक है। जब फोर्स वैल्यूज़ में गिवन नहीं होंगी तो वहाँ पे फिर जो है जब नंबर्स नहीं होंगे तो प्लस माइनस फिर वेरिएबल्स के साथ किस तरह से यूज़ करेंगे। ये माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, और माइनस के साइन से बचने के लिए इस वजह से एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं ताकि माइनस का साइन यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। वो ये कि जब भी कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हूँ, जब भी किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हूँ और एक फोर्स अगर डिसिमिलर फोर्सेज हो, सिमिलर फोर्सेज ना हो, मतलब दोनों सिमिलर ना हो, डिसिमिलर फोर्सेज हो, डिसिमिलर फोर्सेज हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, एक फोर्स ज़्यादा एक फोर्स कम है, तब उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला वो आपने याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, ताकि आपको जो है वो प्लस माइनस का जो चक्कर है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन में माइनस प्लस के चक्करों में हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि आगे जाके जब हम केसेस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। इस वजह से नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का ये फार्मूला बनाया गया है। तो आप भी जो है फार्मूला अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला है, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। ये माइनस के चक्करों में पड़ना ही नहीं है,
मतलब इस कैलकुलेशन पे नहीं जाना। सिंपल, अगर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज आ जाएं और डिसिमिलर फोर्सेज हों तो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्सेज हैं, सिमिलर और डिसिमिलर, एंगल क्या है 180, एंगल क्या होता है 180, ठीक है। और अगर डिसिमिलर फोर्सेज हैं और अगर डिसिमिलर फोर्सेज होंगी तो डिसिमिलर फोर्सेज के लिए नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, अब यहाँ पे बिगर फोर्स कौन सी है 7 माइनस स्मॉलर फोर्स कौन सी है 5, 7 माइनस 5 2 न्यूटन। आंसर सेम आ गया, ठीक है, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि किस तरफ फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब बॉडी किस तरह मूव करेगी, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव करेगी। अब इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे फोर्स लग रही थी 5 न्यूटन की, यहाँ से 7 न्यूटन की। अब फोर्स अप्लाई हुई, यहाँ से भी 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ से भी 1 न्यूटन की, दोनों बॉडी स्टैटिक रहेंगी क्योंकि सिमिलर फोर्सेज हैं। फिर यहाँ से फोर्स बढ़ा के 1 न्यूटन से 2 न्यूटन की कर दी और यहाँ पे फोर्स बढ़ा के 2 न्यूटन की। दोनों तरफ से जब 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी तभी बॉडी स्टैटिक रहेगी, तभी बॉडी मूव नहीं करेगी। फिर इस तरफ से 3 न्यूटन की फोर्स लगाई, इस तरफ से भी 3 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब भी दोनों तरफ से फोर्सेस बराबर हैं, अब भी बॉडी मूव नहीं करेगी। यहाँ से राइट हैंड साइड से जो है वो 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेफ्ट हैंड साइड से भी 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब भी बॉडी मूव नहीं करेगी। फिर यहाँ से आपने राइट हैंड साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब भी बॉडी मूव नहीं करेगी, दोनों तरफ से सिमिलर फोर्सेज हैं। अब यहाँ पे फोर्स और अप्लाई होना बंद हो गई। अब यहाँ से आपने 5 न्यूटन के बजाय 6 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब बॉडी मूव करना शुरू होगी, किस तरफ, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसा ऐसा ऐसा। अब फिर उसके बाद जो है दोबारा 6 न्यूटन से बढ़ा के फोर्स 7 न्यूटन कर दी, अब बॉडी ऐसा ऐसा और मूव करना शुरू हो गई, कहाँ, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब बताएं ये जो बॉडी मूव कर रही है इस पर टोटल फोर्स क्या लग रही है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही है, इस पर नेट फोर्स क्या लग रही है, सिर्फ 2 न्यूटन की। कितनी लग रही है, सिर्फ 2, क्योंकि पहले 5 न्यूटन की वजह से तो फोर्सेस बैलेंस थी, बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। जैसे ही फोर्स 1 न्यूटन की इस तरफ से बढ़ाई 6 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन की फोर्स एक्सेस होने की वजह से बॉडी मूव करना शुरू हो गई। फिर यहाँ पे 1 न्यूटन की फोर्स और बढ़ाई, 7 न्यूटन की कर दी। अब जब बॉडी मूव करेगी वो उस किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, 2 न्यूटन। तो इसका मतलब बॉडी की मूवमेंट की जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम रिजल्टेंट या नेट फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है, जिस फोर्स की वजह से बॉडी मूव करती है, ठीक है बेटे। तो उससे अपने फॉर्मूला जो है वो बना लिया नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है, नेट फोर्स का आपने फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लिया, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, उससे जो है वो नेट फोर्स की कैलकुलेशन कर ली। ये कैलकुलेशन से मैंने समझाई है, पेपर में कैलकुलेशन नहीं आती। पेपर में ये जो सिमिलर और डिसिमिलर फोर्सेज, लाइक और अनलाइक फोर्सेज हैं, ये बेसिकली एमसीक्यूज़ में आती हैं कि इनके बिटवीन एंगल क्या है, पैरेलल फोर्सेज हैं। ये बेटे मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्सेज की बात की है। अगर वर्टिकली बात करें कि ऊपर से 2 फोर्सेज लग रही हैं, पैरेलल होंगी, एंगल वही 0 होगा। तो पैरेलल फोर्सेज हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, एंगल 0 है, ठीक है। डिसिमिलर फोर्सेज, सिमिलर फोर्सेज हैं, सॉरी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रही है, हॉरिजॉन्टली दोनों एक दूसरे की तरफ अप्लाई हो रही हैं, रिजल्टेंट 0। वर्टिकली अप्लाई होंगी एक दूसरे की तरफ ऊपर और नीचे से, ठीक है, तब भी रिजल्टेंट क्या होगा, 0। एंगल ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं तब भी एंगल 180, ठीक है। डिसिमिलर फोर्सेज हैं, हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही हैं, एंगल 180, या वर्टिकली अप्लाई हो एक ऊपर से नीचे से, तब भी एंगल क्या होगा बेटा, 180। याद रखिएगा, ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज एंगल 180, और जो है सिमिलर फोर्सेज होंगी ऑपोजिट डायरेक्शनल, रिजल्टेंट क्या होगा 0, और पैरेलल फोर्सेज और एंगल क्या हो जाएगा 0। ये एमसीक्यूज़ के लिए 2-3 पॉइंट्स रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स के अकॉर्डिंग याद रखने हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मास और वेट के डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर न्यूटन्स के लॉज भी जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो चलेंगे टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जो हमारा जो है वो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमने 2 केसेस जो है वो डिस्कस करने होंगे। तो आज जो है वो चैप्टर 4 की पहली क्लास है, जिसके अंदर फोर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन और रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, और ये सिमिलर, डिसिमिलर, लाइक अनलाइक फोर्सेस को हमने स्टडी किया। बस क्लास में यहाँ पे एंड करेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, कम टू द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर, देन इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी, योर क्वेश्चंस, एंड इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर, आई विल गिव योर आंसर, ऑलराइट। तो वह क्लास में यहाँ पे एंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।